बड़ी खबर के साथ बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको की विध्वंसक धमकी सामने आ गई है और इस वक्त जानकारी है कि पोलैंड पर न्यूक्लियर हमला करने की धमकी दी जा रही है। बेलारूस पर हमले की तैयारी में पोलैंड है और लुकाशेंको इस बात की संभावना को लगातार बता रहे हैं कि सीमा के नजदीक सैन्य ठिकाने बना रहा है नेटो। लुकाशेंको का ये बहुत बड़ा बयान, संप्रभुता के लिए एटमी हमला करेगा बेलारूस। लुकाशेंको कह रहे हैं कि बेलारूस इस वक्त युद्ध के लिए तैयार है। परमाणु युद्ध शुरू करने की भूमिका लिखी जा चुकी है। राष्ट्रपति पुतिन के मित्र देश बेलारूस से रूस के दुश्मनों को मिटाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने सुपर पावर्स के लिए न्यूक्लियर अल्टीमेटम जारी कर दिया है। लुकाशेंको ने कहा है कि उनके देश पर नेटो का खतरा बढ़ता जा रहा है और अगर एक भी फौजी ने बेलारूस की सीमा पर कदम रखा तो न्यूक्लियर बवंडर शुरू हो जाएगा। लुकाशेंको ने कहा है कि अब बेलारूस एटमी पावर है और अपनी आत्मरक्षा करने के लिए इन हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। बेलारूस से विनाशक हमले का दिन कौन सा होगा और उसका पहला टारगेट कौन बनने जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। परमाणु युद्ध छिड़ेगा, ये पत्थर की लकीर की तरह अमिट हो गया है। पुतिन ने परमाणु युद्ध शुरू करने वाले व्यक्ति को चुन लिया है। परमाणु मिसाइल फायर करने का लॉन्च पैड चुन लिया गया है। परमाणु युद्ध छिड़ने का दिन तय हो चुका है। परमाणु युद्ध क्यों छिड़ेगा, इसकी परिस्थितियां तय हो चुकी हैं। NATO has been deploying its troops in eastern part of the bloc at an increasingly accelerated pace. It currently has more than 21,000 troops in Poland and the Baltic states. They are preparing to invade Belarus to destroy our country. अब तक युद्ध के परमाणु युद्ध में बदलने का कारण बताया जाता रहा रूस, लेकिन पुतिन ने ऐसी व्यू रचना की है जिसके हिसाब से युद्ध बेलारूस शुरू करने वाला है और पहला टारगेट बनेगा पोलैंड। 31 मार्च को बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपने देश के नाम संबोधन किया और इस संबोधन में बार बार जो शब्द कहा वो था न्यूक्लियर वॉर। लुकाशेंको ने स्पष्ट कह दिया है कि बेलारूस की सीमा में किसी भी नेटो फौजी ने कदम रखा तो न्यूक्लियर हथियार तैयार है। लुकाशेंको ने यह धमकी CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आने पर दी है। CSTO चीफ ने कहा है कि पश्चिमी देश रूस और बेलारूस के बॉर्डर पर सैन्य ठिकाने बना रहे हैं। CSTO चीफ के मुताबिक बॉर्डर के नजदीक नेटो संगठन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। CSTO आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान का सैन्य संगठन है। इस संगठन ने रिपोर्ट जारी की है कि रूस और बेलारूस की जमीन पर वेस्टर्न ब्लॉक के देश यूक्रेन के जरिए बड़ा हमला करा सकते हैं। दरअसल ये रूस और बेलारूस पर दबाव बनाने की नीति है, लेकिन लुकाशेंको ने साफ कह दिया है कि अटैक हुआ तो सबसे विनाशक हथियार चलने वाले हैं। Сегодня обе стороны понимают, что добиваться победы нельзя, тем более как украинцы считают, что они победят, это глупость. Невозможно победить ядерную державу. И если российское руководство поймет, что ситуация угрожает распадом России, будет применено самое страшное оружие. बेलारूस के फाइटर जेट न्यूक्लियर मिसाइल ले जाने के लिए अपग्रेड हो चुके हैं। रूस ने बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात कर दिए हैं। मीडियम रेंज न्यूक्लियर मिसाइल तैनात हो चुकी है। लुकाशेंको ने रूस से स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर हथियार तैनात करने की मांग की है, यानी धरती पर कहीं भी हमला करने में सक्षम ICBM की मांग रख दी गई है। रूस की सरमत और यार्स जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें अगर बेलारूस में तैनात होंगी तो ये पहली बार होगा कि सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस के इस तरह के स्ट्रैटेजिक हथियार, बैलिस्टिक मिसाइलें रशियन फेडरेशन के बाहर तैनात होंगी। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स मिलने के बाद अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना तेज कर दिया। 31 मार्च को देश को संबोधित करते हुए लुकाशेंको के सामने मिलिट्री कमांडर बैठे थे। इसी भाषण में लुकाशेंको ने आदेश दे दिया कि टोपोल न्यूक्लियर मिसाइल साइट को दोबारा तैयार किया जाए। Я хочу сказать, я отдал неделю назад распоряжение военным немедленно восстановить площадки, на которых были размещены ядерными боеголовками тополя. RT-2PM2 टोपोल M न्यूक्लियर मिसाइल सोवियत रूस के जमाने में बनाई गई ICBM थी।
बेलारूस में इसके प्लेटफॉर्म के दोबारा तैयार होने का मतलब है कि इसका आदेश भी पुतिन की तरफ से ही दिया गया है और रूस अपनी सबसे विध्वंसक मिसाइलों में से एक बेलारूस में तैनात करने वाला है। तीसरा विश्व युद्ध छिड़ना करीब करीब तय है। अगर बेलारूस ने संप्रभुता की सुरक्षा के बहाने पोलैंड पर न्यूक्लियर अटैक किया तो नेटो सेनाएं युद्ध में सीधे उतर जाएंगी। इसके बाद बेलारूस का नेटो सेनाओं से सीधा मुकाबला होगा और बेलारूस में न्यूक्लियर हथियार इसलिए तैनात किए जा रहे हैं ताकि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसी ताकतों को युद्ध में उतरने से रोका जा सके। लुकाशेंको ने खुले मंच से ऐलान कर दिया है कि अब बेलारूस न्यूक्लियर पावर बन चुका है और ये सिर्फ शुरुआत है। विध्वंसक हथियार भी बेलारूस में तैनात होने वाले हैं। Складывающихся обстоятельств и военно-политической обстановки вокруг нашей страны мною были активизированы настоятельно переговоры с президентом России Путиным по возвращению в Беларусь ядерного оружия. Именно по возвращению ядерного оружия, которое было выведено в 90-х годах. बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने सीधी धमकी जारी कर दी है कि तीसरा विश्व युद्ध न्यूक्लियर युद्ध बनने वाला है। लुकाशेंको जो भी कदम उठाते हैं वो पुतिन की बिना मर्जी के नहीं होता। ये साफ हो चुका है कि पुतिन यूरोप या अमेरिका पर सीधा न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। इस काम को अंजाम देने के लिए उन्होंने 3 मोर्चे तैयार कर लिए। पुतिन ने बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार तैनात कर दिए हैं। किम जोंग पोसाइडन और क्रूज मिसाइल का सफल टेस्ट कर चुका है। ईरान के साथ रूस की न्यूक्लियर डील पर चर्चा जारी है और वो न्यूक्लियर हथियार बनाने के करीब है। जनवरी में पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन युद्ध में रूस की विजय होगी या फिर विश्व विनाश होगा। विश्व विनाश के 3 मोर्चे तैयार हो चुके हैं। अगर यूक्रेन मिशन में रूस को हार दिखी तो यूरोप, एशिया या फिर अरब कहीं से भी न्यूक्लियर विनाश का बवंडर शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त डोनेस्क में यूक्रेन आर्मी ने रूसी काफिला तबाह किया है। यूक्रेनी सैनिक ने जेवलिन वेपन सिस्टम से लगाए हैं अचूक निशाने। यूक्रेन के हमले में 4 रूसी टैंकों के परखचे उड़ गए हैं। हमले के बाद रूसी सैन्य काफिले में खलबली मचने की भी खबर सामने आई है। रूस यूक्रेन की जंग के और ज्यादा भड़कने के आसार हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यूक्रेन में जल्द ही नेटो की पीस कीपिंग फोर्स मोर्चा संभाल सकती है, लेकिन रूस को ये मंजूर नहीं है। रूस नेटो सेना की यूक्रेन में एंट्री को ही अपनी सीमा के लिए खतरा मानकर विनाशकारी जंग छेड़ देगा। यानी विश्व युद्ध की जो हरारत इस वक्त दुनिया महसूस कर रही है वो अचानक बारूदी ज्वाला के रूप में भड़केगी और दुनिया तबाही के कगार पर खड़ी होगी। देखिए रिपोर्ट। नेटो की तैयारी प्रचंड और ज्यादा भड़केगी जंग। यूक्रेन के बारूदी जोन में महाविनाशक तबाही की तस्वीर वक्त के साथ और ज्यादा साफ नजर आ रही है। अब तक यूक्रेन को सिर्फ बारूद और हथियारों के नाम पर मदद मिल रही थी जिसे रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब जल्द ही यूक्रेन को प्रत्यक्ष सैन्य मदद भी मिल सकती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। नेटो और यूरोपियन समूह की रूस से सीधे टकराव की स्थिति बन गई है, लेकिन इसमें भी हैरान करने वाला खुलासा यह है कि रूस से सीधे टकराव के बावजूद नेटो और EU खुद के बचाव के लिए शांति सेना का लबादा ओढ़ेंगे। यानी एक तरफ तो रूस के खिलाफ जंग में नेटो और EU की सेनाएं बारूद बरसाएंगी, वहीं दूसरी तरफ इसे यूक्रेन में शांति स्थापना की कोशिश बताकर रूस को वैश्विक विलन के तौर पर पेश करने की कोशिश होगी। और ये कोई काल्पनिक आकलन या विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये ऐलान है हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन का। उनके मुताबिक युद्ध पहले से ज्यादा क्रूर और खूनी होता जा रहा है, इसलिए यूरोपीय नेता इस बात पर विचार करने के बेहद करीब पहुंच गए हैं कि यूक्रेन में शांति सेना को भेजा जाए, और इसके पीछे मुख्य वजह होगी हमारी सुरक्षा को महसूस होता खतरा। मतलब साफ है कि यूक्रेन की इस जंग में पहले तो शांति सेना भेजी जाएगी ताकि संघर्ष को विराम करके शांति वार्ता का माहौल बनाया जा सके, लेकिन ये सिर्फ यूक्रेन के वॉर जोन में नेटो सेना की एंट्री का बहाना होगा ताकि रूस के खिलाफ कमजोर पड़ते जा रहे यूक्रेन को शक्तिशाली बनाया जाए और जंग में रूस की हार तय की जा सके। और इस शांति सेना का मकसद समझने के लिए किसी खास विशेषज्ञ की विश्लेषण की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तैयारी अमेरिका के नेतृत्व में रूस के मुहाने पर हो रही है वो जंग के लिए आगे बढ़ रहे नेटो के इरादों की पुष्टि करती है। अब तैयारी भी देखिए। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि अमेरिका ने यूक्रेन के लिए सैन्य मदद की तैयारी कर ली है।
और इस तैयारी के तहत जल्द ही यूक्रेन के लिए $2.6 बिलियन के पैकेज का ऐलान हो सकता है। इस पैकेज में अमेरिका रडार, एंटी टैंक रॉकेट और फ्यूल टैंकर यूक्रेन को दे सकता है और अमेरिका की तरफ से यूक्रेन के लिए इस पैकेज का ऐलान 3 अप्रैल को हो सकता है। हालांकि इससे पहले भी अमेरिका ने यूक्रेन के लिए पैकेज जारी किए हैं, लेकिन उस वक्त भी ना तो पैकेज में शामिल वेपन्स के नाम सामने आए थे और ना ही अब आने की आशंका है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जिन हथियारों को अमेरिका अपने पैकेज के तहत यूक्रेन को सौंपने का प्लान बना रहा है, उनका इस्तेमाल नेटो करे, और ऐसा होता है तो मतलब साफ है कि अमेरिका कुछ ऐसे हथियार चोरी छिपे यूक्रेन पहुंचाने जा रहा है जो रूस में तबाही मचाने वाले हथियारों का मुकाबला करने के लिए ही अमेरिका ने बनाए हैं। फिलहाल अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को सिर्फ सैन्य सहायता पैकेज देने का ऐलान हो सकता है और इस बात की संभावना इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस बात का खुलासा खुद अमेरिका के 3 सैन्य अधिकारियों की ओर से किया गया है, जिन्होंने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर इस बात का खुलासा किया है और साथ ही कुछ सामान्य हथियारों के नाम भी बताए। हालांकि आधिकारिक रूप से अब तक सैन्य पैकेज का ऐलान नहीं हुआ है, इसलिए अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के खुलासे को ही भविष्य की जंग का आधार माना जा रहा है। और अगर इन्हीं सैन्य अधिकारियों के हथियारों के डिप्लॉयमेंट को लेकर आकलन देखा जाए तो अमेरिका से यूक्रेन को बेहद शक्तिशाली हथियार मिलने वाले हैं। दावे के तहत अमेरिका यूक्रेन को निगरानी रडार, टैंक, आर्मर्ड व्हीकल, एंटी टैंक मिसाइल, आर्टिलरी और फ्यूल ट्रक दे सकता है। इसके अलावा कुछ मिसाइल्स भी टुकड़ों में यूक्रेन पहुंच सकती है, जिसे असेंबल करके नेटो सदस्यों से मिलने वाले फाइटर प्लेन में तैनात किया जा सकता है। यानी नेटो सेना के यूक्रेन के वॉर जोन में उतरने की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसका एहसास रूस को भी है। यही वजह है कि रूस के पूर्व प्रेसिडेंट और मौजूदा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी दिमित्री मेदवेदेव ने नेटो से पीस कीपिंग फोर्स के नाम पर सेना भेजने की गलती न करने की चेतावनी दी है। मेदवेदेव के मुताबिक यूक्रेन में नेटो के शांति सैनिकों की तैनात होने पर रूस उसे सैन्य तैनाती मानेगा और इन तथाकथित शांति सैनिकों को रूसी फोर्स अपना वैध लक्ष्य मानेगी। अगर उन्हें यूक्रेन के फ्रंट पर तैनात किया जाता है तो फिर नेटो के खिलाफ रूस सीधी जंग की चेतावनी जारी करता है। यानी मेदवेदेव ने एक तरह से नेटो की पीस कीपिंग फोर्स की तैनाती होने पर सीधे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का ऐलान कर दिया है। इसका दूसरा मतलब ये है कि रूस के हमले न सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूक्रेन के बाहर भी शुरू हो जाएंगे और खास तौर पर यूक्रेन पर विनाशकारी अटैक बिना रोक टोक के होंगे। यानी हालात बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। गर्मी की शुरुआत होते ही ये जंग रूस वर्सेस नेटो में तब्दील हो जाएगी और तो और इस जंग की आधिकारिक घोषणा तक कर दी जाएगी। बहुत मुमकिन है कि अमेरिका के हथियार और नेटो की फोर्सेस पहुंचते ही ये जंग एक नया रूप ले लेगी और दुनिया जो अब तक आशंका पाले हुए थी वो आशंका सच हो जाएगी। यानी 2022 में जो आशंका थी कि विश्व युद्ध रूस वर्सेस नेटो में छिड़ जाएगा वो होकर रहेगा, जिसका मतलब साफ है महाविनाशक तस्वीर। हालांकि रूस के पूर्व प्रेसिडेंट की तरफ से चेतावनी जारी होते ही अमेरिका ने अपनी रणनीति के तहत ऐसे बयान जारी किए हैं जो जंगी माहौल गरमाने से बचा सकता है। इसमें पहला बयान अमेरिका के सैन्य पैकेज के तहत मिलने वाले हथियारों से जुड़ा है, जिसका मतलब यह है कि अमेरिका आने वाले दिनों में भी यूक्रेन को ऐसे बड़े हथियार नहीं देगा जो रूस की सीमा को पार करें। बयान का विस्तार समझिए। अमेरिका के शीर्ष जनरल मार्क मिले के मुताबिक अमेरिका जंग के लिए यूक्रेन को अटैक एमएस नहीं देगा। अटैक एमएस की जगह अमेरिका लंबी दूरी वाले दूसरे विकल्पों पर विचार कर रहा है। अटैक एमएस देने से यूक्रेन में जंग और ज्यादा भड़कने का अनुमान है, इसलिए यूक्रेन को सीमा के अंदर तक हमला करने वाली तकनीक दी जा सकती है। मतलब साफ है कि अमेरिका को अब भी रूस के खिलाफ खुले तौर पर लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल करना या यूक्रेन को मदद के तौर पर देना आसान नहीं लग रहा है। इसलिए नेटो की पीस कीपिंग फोर्स के मुखौटे का सहारा लिया जा सकता है और इसका प्रमाण ये है कि अटैक एमएस भले ही अमेरिका नहीं देगा, लेकिन अपने नेतृत्व में अमेरिका किसी और देश से जरूर दिला सकता है, जिसका भरोसा यूक्रेन को दे दिया गया है। लेकिन सवाल अटैक एमएस में ऐसा है क्या, जिसका उल्लेख अमेरिकन चीफ जनरल ने किया है। अटैक एमएस यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, ये सरफेस टू सरफेस हमले के लिए बनाया गया है। इस सिस्टम का इस्तेमाल खाड़ी, अफगानिस्तान और इराक युद्ध में हो चुका है और इसकी हमले की रेंज 300 किलोमीटर है। हालांकि रूस इस तरह के हथियारों के इस्तेमाल को लेकर पहले ही चौकन्ना है, इसलिए सीमा पर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर चुका है। लेकिन खतरा तब बढ़ता है जब नेटो की पीस कीपिंग फोर्स के नाम पर यूक्रेन पहुंचने वाले एक्सपीरियंस्ड सैनिकों का इसे इस्तेमाल करना। अगर ऐसा होता है तो गाइडेड मिसाइल रूस की सीमा पार कर सकती है और ये विश्व युद्ध का आधिकारिक ऐलान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत मंच।
इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बाखमुत के सरहदी इलाके में जबरदस्त जंग जारी है। रूस और यूक्रेनी सैनिकों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर से हमले किए जा रहे हैं। रूसी सैनिकों को पीछे धकेलने की कोशिश में यूक्रेनी जवान लगातार डटे हुए हैं। तेरह महीने से चल रहा यूक्रेन युद्ध अब यूरोप के लिए नासूर बनता जा रहा है। यूक्रेन को लेकर यूरोप में एक भयानक जंग शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। रूस के भरोसेमंद बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के एक बयान ने पूर्वी यूरोप में खलबली मचा दी है। लुकाशेंको ने पोलैंड पर यूक्रेन को 2 हिस्सों में बांटकर कब्जा करने का प्लान बनाने के आरोप लगाए हैं। पोलैंड की इसी तैयारी के दरमियान पूर्वी यूरोप के देशों में टकराव शुरू होने के आसार हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या पोलैंड की इस प्लानिंग में नेटो भी शामिल है, और इसी पर हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। क्या युद्ध का फायदा उठाकर पोलैंड कुछ बड़ा करने वाला है? क्या पश्चिमी यूक्रेन पर लगी है पोलैंड की नजर? क्या यूक्रेन पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है पोलैंड? क्या यूक्रेन को लेकर यूरोप में भड़कने वाली है खतरनाक जंग? ये सवाल पोलैंड के पड़ोसी देश बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के बयान से खड़े हुए हैं। इस वक्त पश्चिमी देशों ने अपना फोकस बेलारूस बॉर्डर पर बढ़ाया है। पोलैंड की तरफ से यूक्रेन और बेलारूस बॉर्डर पर ताकत बढ़ाई जा रही है। इसी के बाद लुकाशेंको को लग रहा है कि पश्चिमी देश बेलारूस पर हमला कर सकते हैं। Poland wants to place their peacekeepers on our western borders. And on the western borders of Ukraine, they want to split up Ukraine. And you know who wants to grab the western part of Ukraine? Well, no matter who wants to do that, won't allow that. They won't take that part. Well, and the same goes for Belarus, of course. Nobody is going to take our land on my watch. अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो कह रहे हैं, अगर पोलैंड ने उस पर अमल किया तो भयानक युद्ध यूक्रेन की सीमाओं से बाहर निकल जाएगा। लुकाशेंको ने 3 बड़ी बातों का जिक्र किया है। पोलैंड बेलारूस के पश्चिमी सीमा पर सैन्य तैयारी में लगा है। पोलैंड ने यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में भी सेना तैनात की है। पोलैंड यूक्रेन को 2 हिस्सों में बांटकर कब्जा करना चाहता है। अगर ये हुआ तो यूक्रेन तक सिमटी लड़ाई यूरोप के दूसरे देशों तक फैल जाएगी, यानी यूक्रेन और बेलारूस से सटे देशों में भयानक युद्ध छिड़ जाएगा। इसका सीधा मतलब है जो बारूद इस वक्त यूक्रेन को बर्बाद कर रहा है वो पूर्वी यूरोप के बेलारूस, पोलैंड, रोमानिया और हंगरी जैसे देशों पर भी बरसेगा। जो दावा बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने पोलैंड को लेकर किया है वो हवाई नहीं है। पोलैंड ही नहीं, हंगरी और रोमानिया की नजर भी यूक्रेन के इलाकों पर है। पिछले साल नवंबर में हंगरी ने यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर अपना दावा जताया था। विवाद तब शुरू हुआ था जब हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान विवादित मैप वाला स्कार्फ पहने नजर आए। स्कार्फ में हंगरी के मैप में यूक्रेन के कुछ इलाकों को अपने हिस्से के तौर पर दिखाया गया था। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने यह स्कार्फ फुटबॉल मैच के इवेंट में पहना था। मैप में रोमानिया समेत कई और पड़ोसी देशों को हंगरी के इलाकों के तौर पर दिखाया गया था। विक्टर ओरबान के इस स्कार्फ के सामने आने के बाद यूरोपीय देशों में टेंशन बढ़ गई थी। तब रोमानिया ने विक्टर ओरबान की तुलना रूसी राष्ट्रपति पुतिन से कर दी थी। रोमानिया ने कहा था ओरबान और पुतिन के इरादे एक जैसे हैं। पुतिन की तरह ओरबान भी बॉर्डर को बदलना चाहते हैं। रोमानिया ने ईयू से हंगरी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। सवाल यह है कि क्या यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जे का जो सपना हंगरी देख रहा है वैसे ही प्लानिंग पोलैंड ने भी कर रखी है। लुकाशेंको कह रहे हैं कि पोलैंड की नजर बेलारूस और यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से पर है, यानी खतरा बेलारूस पर भी है। हमले से बचने के लिए ही बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। अपने देश, अपने राज्यों, अपने लोगों की रक्षा के लिए वो हर कदम उठाएंगे। बेलारूस रूसी न्यूक्लियर वेपन की मेजबानी के लिए तैयार है। लुकाशेंको को लगता है कि रूसी परमाणु हथियारों की तैनाती से बेलारूस को रक्षा में मदद मिलेगी। लुकाशेंको कह रहे हैं कि परमाणु शक्ति संपन्न देश को हराना असंभव है। जिस तरह की तैयारी पोलैंड और बेलारूस की सीमाओं पर चल रही है वो विनाश का नया चैप्टर तैयार कर रही है।
अगर युद्ध में पोलैंड की एंट्री हुई तो पूरा यूरोप ऐसे जंग में फंस जाएगा जो तबाही मचाने वाला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त रूसी सेना का रूसी ठिकानों पर, यूक्रेनी सेना का रूसी ठिकाने पर एक और जबरदस्त अटैक हुआ है। यूक्रेन ने अपने BM-21 ग्रैड MLRS से ये अटैक किया है। यूक्रेन ने 3 MLRS से बारूदी बारिश की है, जिसका वीडियो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो यूक्रेन ने इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, 3 MLRS से बारूदी बारिश की है, जिसका वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं। यूक्रेनी सेना का रूसी ठिकाने पर यह जबरदस्त अटैक है। रूस यूक्रेन की जंग में रूस के खिलाफ मोर्चे पर दूसरे मुहाने पर अमेरिका है। भविष्य के विध्वंसक हालातों को देखते हुए रूस की तैयारी का पैमाना भी अमेरिका की ताकत से आगे निकलने लगा है, ऐसा लगता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होती है कि रूस के लिए टेंशन सिर्फ अमेरिका या प्रेसिडेंट बाइडेन नहीं है, बल्कि पुतिन के लिए पहली पंक्ति में टेंशन खड़ी करने वाले देश उसके आसपास के ही हैं, जिन पर काबिज महिला लीडर्स ने बाइडेन से ज्यादा पुतिन को परेशान किया हुआ है। देखिए वो लेडी ब्रिगेड जो बनी पुतिन की दुश्मन। रूस का बारूदी एक्शन, लेकिन महिला ब्रिगेड नई टेंशन। यूक्रेन के बारूदी एक्शन में रूस के लिए अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन बनकर उभरा है तो वो है उसका पारंपरिक प्रतिस्पर्धी और दुश्मन अमेरिका। इस जंग में अमेरिका ने यूक्रेन की ताकत बढ़ाई। यूरेशिया के मामले को मानवीय आधार पर यूरोप का मामला बनाया। यूरोपियन देशों से बम बारूद और हथियारों की सप्लाई तक करवाई, जिससे रूस संकट में घिरा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अब भी रूस के लिए टेंशन अमेरिका नहीं है, बल्कि यूरोप की महिला ब्रिगेड है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस को अपने न्यूक्लियर वेपन्स और हाइपरसोनिक स्पीड वाले विनाशकारी हथियारों की ताकत पर पूरा भरोसा है। रूस ये भी मानता है कि अमेरिका को रूस से मुकाबला करने लायक हथियार हासिल करने में कम से कम 20 साल लगेंगे। इसलिए टेंशन अमेरिका नहीं है, बल्कि अमेरिका के नेतृत्व पर भरोसा करके रूस के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली महिला ब्रिगेड है, जो रूस के आसपास होकर भी नेटो की छांव में अपने देश को महफूज मान रही है। और इस महिला ब्रिगेड में खास तौर पर जो नाम शामिल हैं, वो फिनलैंड के PM सना मारिन, एस्टोनिया की PM काजा कैलस, डेनमार्क की मेटे फ्रेडरिक्सन, मोल्डोवा की प्रेसिडेंट माया सैंड्रू हैं। इनके अलावा भी यूरोपियन कंट्रीज की दूसरी महिला लीडर्स अमेरिका की सरपरस्ती में पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं। हाल की गतिविधि को देखें तो रूस के खिलाफ मोर्चे पर तैयारी ऐसी है जिसमें रूस के खिलाफ सीधी जंग की तैयारी दिख रही है। बस जंग का आधिकारिक ऐलान ही बाकी है। इस तैयारी के पुख्ता संकेत कैसे मिल रहे हैं, इसे भी समझ लीजिए। मोल्डोवा ने यूरोपियन यूनियन से करीबी बढ़ा ली है। मोल्डोवा की प्रेसिडेंट रूस के खिलाफ यूक्रेन के पक्ष में आ गई है। इस समय मोल्डोवा की प्रेसिडेंट माया सैंड्रू कीव के दौरे पर है। इसके अलावा यूक्रेन को मदद देने का आश्वासन मोल्डोवा की प्रेसिडेंट ने दिया है। यानी रोमानिया और मोल्डोवा की नागरिकता प्राप्त माया सैंड्रू ने ट्रांसनिस्ट्रिया को केंद्र में रखकर रूस के खिलाफ मोर्चा खोला है, जिसमें वो यूरोपियन यूनियन की तरफ न सिर्फ खुद को आकर्षित होने का प्रमाण दे रही है, बल्कि आने वाले समय में नेटो की सदस्यता की अपील करने का भी इशारा दे रही है। और ये संकेत रूस के लिए नया संकट होगा। ठीक ऐसे ही दूसरी महिला लीडर्स ने भी रूस के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। सना मारिन ने नेटो में फिनलैंड की एंट्री का रास्ता बनाया और फिनलैंड को सभी नेटो मेंबर्स से वेलकम पास मिल गया। ठीक ऐसा ही संकट स्वीडन की पूर्व PM मैग्डलेना एंडरसन ने भी खड़ा किया। स्वीडन की पूर्व PM ने नेटो मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था। हालांकि अभी तक स्वीडन को नेटो मेंबर से हरी झंडी नहीं मिली है। इस बीच खबर ये कि यूक्रेन का अवदीव्का शहर दूसरा बाखमुत बन चुका है। यहां जारी भीषण युद्ध के बाद शहर खंडर बन रहा है और यूक्रेन ये मान चुका है कि बाखमुत और अवदीव्का में हार हुई तो उसके रूस की शर्तों के सामने झुकना, उसके अलावा कोई ऑप्शन उसके पास नहीं बच पाएगा। और इसीलिए यूक्रेन की सबसे एलीट फोर्स एडम टैक्टिकल ग्रुप को बाखमुत विजय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन बाखमुत सहित अवदीव्का में रूस का पलड़ा बहुत भारी है। यहाँ यूक्रेन की फौज को घुटने टेकने पड़ रहे हैं, जिसके वीडियो सबूत के तौर पर भी लगातार सामने आने वाले हैं। तो सवाल यही है कि बाखमुत विजय का यूक्रेन प्लान क्या है और क्या यूक्रेन के पास बाखमुत सहित अवदीव्का में रूस पर हावी होने लायक ताकत है।
बाखमुत बीते 6 महीने से विध्वंसक विस्फोट झेल रहा है। बीते 6 महीने से दिन रात यहां जंग जारी है। विनाश और नरसंहार ही इस शहर की पहचान बन गए हैं। बाखमुत में यूक्रेन की सेना और वैगनर लड़ाकों के बीच अब भी कई मोर्चों पर जंग जारी है। शुरुआत में यहां अर्बन बैटल यानी इमारतों की आड़ लेकर जंग लड़ी गई, लेकिन इतने विस्फोटक प्रहार हुए कि बाखमुत में इमारतों के नाम पर टूटी फूटी दीवारें बची हैं। ऊंची ऊंची इमारतें मलबे के ढेर में बदल चुकी हैं और लगातार दोनों ओर के सैनिकों की मौत हो रही है। बाखमुत पर रूस का लगभग पूरा कब्जा हो चुका है। अब नया मिशन है अवदीप का शहर पर कब्जा करना। बाखमुत यूक्रेन के हाथ से फिसल चुका है और अवदीप का शहर में भी यूक्रेनी सेना रूस के विध्वंसक प्रहारों के सामने टिक नहीं पा रही है। बाखमुत का 90% से ज्यादा इलाका रूस के कब्जे में है और अवदीप का शहर का भी बड़ा इलाका रूसी सेना ने यूक्रेन से जीत लिया है। ईस्टर्न फ्रंट के ये दो मोर्चे यूक्रेन के लिए मुसीबत बन चुके हैं। यूक्रेन की सेना इस हालत में नहीं है कि वो टिकी रहे। रूस के प्रहारों के सामने यूक्रेनी सेना को घुटने टेकने पड़ रहे हैं। ये रूसी सेना की टैंक ब्रिगेड है जो अवदीपका में जंग लड़ रही है। इस टैंक के सामने यूक्रेन के इन्फेंट्री के जवान हैं, जिन्हें चिल्लाकर कमांडर सरेंडर करने के लिए कह रहा है। इसके बाद टैंक आगे बढ़ जाता है। टैंक जैसे ही आगे बढ़ता है, यूक्रेन के जवान जमीन पर घुटने टेके नजर आते हैं। कुछ जवान जमीन पर औंधे लेटे हुए दिखाई देते हैं। रूसी कमांडर इन्हें डराने के लिए फायर करता है। यूक्रेनी जवानों को डराने के लिए एक के बाद एक कई फायर किए जाते हैं। सरेंडर कर चुके जवानों से रूसी कमांडर सवाल जवाब करता है। दूसरे जवान से भी यही सवाल करता है। रूसी टैंक ब्रिगेड के जवान यूक्रेनी जवानों को बंधक बनाकर टैंक पर बैठा लेते हैं और चले जाते हैं। बाखमुत और अवदीपका में रूस इतने विनाशक हमले कर रहा है कि यूक्रेनी सेना सरेंडर कर रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि बाखमुत हारे तो रूस के साथ समझौता करना मजबूरी होगा। बाखमुत में हार के बाद यूक्रेनी नागरिकों और पश्चिमी देशों का दबाव होगा। ज़ेलेंस्की ने समझौते से बचने के लिए बाखमुत और अवदीपका जीतने का नया प्लान बनाया है। बाखमुत विजय की जिम्मेदारी यूक्रेन की एलीट फोर्स एडम टैक्टिकल ग्रुप के कर्नल येवहेन को दी गई है। एडम ग्रुप के मुताबिक बाखमुत युद्ध में रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। बाखमुत की सुरक्षा में रूस की रिजर्व फोर्स तैनात है। वैगनर ग्रुप के 5000 लड़ाके बाखमुत में तैनात हैं। एडम ग्रुप गर्मियों में बाखमुत पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। बाखमुत विजय के लिए मोबिलाइजेशन शुरू करने का प्लान है। लेकिन रूस ने ईस्टर्न फ्रंट पर ऐसा तकनीकी किला तैयार किया है जो यूक्रेन के लिए सबसे विनाशक साबित होने वाला है। यह है रूस का एंटी टैंक रोबोटिक अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल। रूस ने डॉनबास में इस व्हीकल का परीक्षण किया है। इससे एक मिसाइल दागी गई जिससे टारगेट पर पिन पॉइंट अटैक किया गया। मिसाइल टारगेट पर पहुंची और उसे ध्वस्त कर दिया। मार्कर को चलाने के लिए इंसानों की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें कैमरा और सेंसर लगे हैं। इसके कैमरे से टारगेट सेट किया जाता है। मार्कर में प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल कॉर्नेट लगी होती है। टारगेट सेट होने के बाद मार्कर मिसाइल से टारगेट पर हमला करता है। बाखमुत और अवदीपका के जीते हुए इलाके की सुरक्षा करने के लिए रूस ने मार्कर अनमैन्ड व्हीकल तैनात कर दिए हैं। यानी सैनिकों के बजाय अब रोबोटिक मशीन बाखमुत और अवदीपका में तैनात हो रही है। ऐसी हालात में अगर यूक्रेन बाखमुत पर दोबारा हमला करता है तो मार्कर जैसे विनाशक रोबोटिक व्हीकल से सामना होगा।
जेलेंस्की भले ही बाखमुत जीत का प्लान बनाए, लेकिन अमेरिकी कमांडर ने कहा है कि इस साल पूरी कोशिश करने के बाद भी यूक्रेन अपनी जमीन से रूस को नहीं खदेड़ पाएगा। जंग में यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार अमेरिका भी यही मान रहा है कि बाखमुत में यूक्रेन की जीत नहीं होने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन ने इस बीच रूस का बड़ा हमला नाकाम कर दिया है। यूक्रेनी सेना ने 9 रूसी शहीद ड्रोन मार गिराए हैं। रात के वक्त यूक्रेनी शहरों पर रूस ने ये अटैक किया है। ड्रोन अटैक की तस्वीरें देखिए इस वक्त। स्टेला 10 एयर डिफेंस सिस्टम से 9 ड्रोन्स को तबाह किया गया है। और इस बीच अवदीवका से भी बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन फोर्स का अवदीवका में बड़ा हमला हुआ है। FGM-148 जेवलिन ATGM से अटैक हुआ है। हमले में रूस के कई वाहन तबाह हुए हैं। सैन्य वाहनों को टारगेट करते हुए यह अटैक किया गया है। और अब बात यूक्रेन युद्ध में बुरी तरह फंसे सुपर पावर अमेरिका की। यूक्रेन की लड़ाई ने अमेरिका की सैन्य ताकत को दुनिया के सामने बेपर्दा कर दिया है। ऐसी रिपोर्ट्स लंबे वक्त से आ रही हैं कि अमेरिका के हथियार भंडार खाली हो रहे हैं, मिसाइलों का स्टॉक कम होता जा रहा है। लेकिन 2 खबरों ने अमेरिका की बादशाहत पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ये खबरें एक साथ आई हैं। अमेरिका का सुपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम फेल हो गया है। दूसरा, अमेरिका के सिर्फ आधे F-35 लड़ाकू विमान युद्ध के लिए तैयार हैं। ऐसे में सवाल है कि अगर अमेरिका की रूस और चीन से आमने सामने की लड़ाई हुई तो अमेरिका क्या करेगा? डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो क्या रूस चीन का मुकाबला कर पाएगा अमेरिका? रूस चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों को कैसे रोकेगा अमेरिका? आधी हवाई ताकत से रूस चीन का सामना कैसे करेगा अमेरिका? यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया, 3 खतरनाक मोर्चों में फंसे अमेरिका के लिए एक ही वक्त में 3 बुरी खबरें आई हैं। पहली खबर, अमेरिका का हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम फेल हो गया है। दूसरी खबर, अमेरिकी वायुसेना में शामिल सिर्फ आधे F-35 लड़ाकू विमान ही युद्ध के लिए तैयार हैं। तीसरी खबर, अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ के प्रमुख मार्क मिले ने कहा है कि इस साल रूस को हराना संभव नहीं है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम का फेल होना है। हाइपरसोनिक हथियारों के रेस में रूस और चीन से काफी पीछे चल रहे अमेरिका के लिए यह बहुत बुरी खबर है। चीन और रूस को टक्कर देने के लिए अमेरिका ने AGM-183 ARRW हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को जोर शोर से शुरू किया था। उसके 2 टेस्ट फेल होने के बाद प्रोजेक्ट अधर में लटक गया है। AGM-183 ARRW हाइपरसोनिक मिसाइल का पहला टेस्ट 1 मार्च और दूसरा टेस्ट 13 मार्च को किया गया था, लेकिन दोनों टेस्ट फेल रहे। इसी के बाद यूएस एयरफोर्स के सहायक सचिव एंड्रयू हंटर ने हाउस आर्म्ड सर्विसेज की कमेटी को बताया कि अमेरिकी वायुसेना अब इस प्रोजेक्ट को खत्म करने की तैयारी कर रही है। अमेरिका इस प्रोजेक्ट की जगह अब हाइपरसोनिक अटैक क्रूज मिसाइल HACM पर फोकस करेगा। AGM-183 ARRW हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को ऐसे वक्त में खत्म किया गया है जब इसके 2 टेस्ट होने बाकी थे। AGM-183 ARRW हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम का फेल होना यूएस एयरफोर्स के साथ साथ लॉकहीड मार्टिन के लिए भी बड़ा झटका है। वो भी तब जब अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स को लेकर भी एक परेशान करने वाली खबर आई है। अमेरिकी वायुसेना के लेफ्टिनेंट जनरल माइकल जे श्मिट ने फाइटर जेट F-35 को लेकर बड़ा खुलासा किया है। लेफ्टिनेंट जनरल माइकल जे श्मिट ने कहा कि अमेरिकी बेड़े में शामिल F-35 लड़ाकू विमानों में से सिर्फ आधे ही युद्ध के लिए तैयार हैं। फरवरी में अमेरिकी बेड़े के सिर्फ 540 F-35 फाइटर जेट्स लड़ाई के लिए तैयार थे। लेफ्टिनेंट जनरल माइकल जे श्मिट ने ये बातें यूनाइटेड स्टेट्स हाउस कमेटी की एविएशन कमेटी को बताई। लेफ्टिनेंट जनरल माइकल जे श्मिट F-35 लाइटनिंग II प्रोग्राम के डायरेक्टर भी हैं। उनका यह खुलासा अमेरिका की हवाई जंगी तैयारियों के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अमेरिका फाइटर जेट्स को अपनी बड़ी ताकत बताता रहा है। लेकिन चिंता सिर्फ इसी बात को लेकर नहीं है। यूएस ऑडिट ऑफिस के दस्तावेजों के आधार पर ब्लूमबर्ग ने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। सिर्फ यही अमेरिका के लिए परेशानी की खबर नहीं है। यूक्रेन वॉर को लेकर अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ के प्रमुख मार्क मिले ने ऐसी बात कह दी है
जो अमेरिका और यूरोप का हौसला तोड़ने वाली है। मार्क मिले का कहना है कि इस साल रूस को हराना मुश्किल होगा। यूक्रेन से रूसी सेना को खदेड़ना मुमकिन नहीं होगा। मार्क मिले ने कहा, बस एक काम किया जा सकता है, यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रखी जाए। अमेरिका की सैन्य तैयारियों के लिए ये बुरी खबरें ऐसे वक्त में आई हैं जब अमेरिका यूक्रेन युद्ध में बुरी तरह फंसा हुआ है। ताइवान को लेकर चीन के साथ अमेरिका की टेंशन चल रही है और मिडिल ईस्ट में ईरान ने अमेरिका की नाक में दम कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस वक्त विश्व युद्ध के हालात अगर बन रहे हैं तो उसका कारण है अदावत के दो मोर्चे पर खड़े शक्तिशाली देशों का साथ देने वाले अलायंस पार्टनर। दोनों ही तरफ से अलायंस पार्टनर डील में बंधकर ऐसे कदम उठाने पर मजबूर हैं जिससे अमेरिका और रूस की जंगी तैयारी दिखती है और ये स्थिति उकसावे का कारण बन रही है। और इसका उदाहरण है रूस के पार्टनर नॉर्थ कोरिया का ताजा तरीन कदम, जिसने जंग को और ज्यादा भड़काने की तैयारी कर ली है। कैसे, समझिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका के विरुद्ध शुरू हुआ विश्व युद्ध। यूक्रेन की जंग में अमेरिका के अलायंस पार्टनर की पूरी पलटन उतरने की तैयारी कर चुकी है। अमेरिका हथियार सप्लाई करने के साथ ऐसे हालात भी बना रहा है जिसमें रूस के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया जा सके। लेकिन इस मोर्चे के दूसरे छोर पर रूस भी अकेला नहीं है। रूस भी अलायंस के साथ जंग के मोर्चे पर डटने की तैयारी कर चुका है, जिसका प्रमाण है नॉर्थ कोरिया का वो एक्शन जो यूक्रेन के वॉर जोन में बारूद को और ज्यादा भड़का सकता है। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के प्रवक्ता जॉन किर्बी के मुताबिक नॉर्थ कोरिया को रूस हथियारों के बदले अनाज देने वाला है और इस शिपमेंट एक्सचेंज को लेकर जल्द ही दोनों देश डील पर साइन कर सकते हैं। दावा यहां तक है कि दोनों देशों के बीच होने वाली इस डील के लिए रूस एक डेलीगेशन जल्द ही नॉर्थ कोरिया भेजने जा रहा है, जिस पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। हालांकि जॉन किर्बी के इस दावे का मकसद यूएनएससी में रूस के औचित्य पर सवाल उठाना भी है, क्योंकि ये डील यूएनएससी के हिसाब से नियमों के खिलाफ है। यही वजह भी है कि यूएनएससी में रूस और अमेरिका के डिप्लोमेट आपस में भिड़े, जिसमें अमेरिकन डिप्लोमेट ने दो टूक कहा कि रूस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नहीं होना चाहिए। हालांकि इस विवाद के कारण और भी हैं, जिनमें पहला है बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती का ऐलान, दूसरा न्यूक्लियर भंडारण के लिए आधारभूत ढांचा बनाना, तीसरा नॉर्थ कोरिया, चीन और ईरान से गठबंधन कर लेना और चौथा प्रतिबंध झेल रहे देशों को शक्तिशाली बनाना। हालांकि इन सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में ताजा विवाद का सिर्फ एक मजबूत कारण जो दिख रहा है वो नॉर्थ कोरिया की एक्टिविटी हो सकती है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका जिस डील की आशंका जता रहा है वो हो चुकी है और इस डील के तहत एक्शन भी नॉर्थ कोरिया ने ले लिया है। दावे के तहत 50,000 सैनिक नॉर्थ कोरिया से रवाना हो चुके हैं। नॉर्थ कोरियन सैनिक डॉनबास रीजन में तैनात किए जाएंगे। इन सैनिकों के साथ साथ कोरिया से हथियार भी रवाना हुए हैं। इन सैनिकों और हथियारों के बदले रूस से अनाज भेजा गया है। हालांकि दावा है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक डॉनबास रीजन में सिर्फ रूस के कब्जे वाले हिस्से तक ही सीमित रहेंगे और इनमें भी आधे रक्षा रेखा बनाएंगे, जबकि आधे पुनर्निर्माण के काम में लग जाएंगे। लेकिन नेटो की पीस फोर्स के आने की आशंका को देखते हुए मकसद वो नहीं लग रहा जो बताया जा रहा है। मुमकिन है कि ये वर्ल्ड वॉर की तैयारी का पहला कदम हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर पाकिस्तान रमजान के दौर में भूख से बिलख रहा है। लोग पेट भरने के लिए राशन की लाइनों में लगे हैं, लेकिन राशन कम और लोग ज्यादा हैं। कराची में राशन लेने के लिए ऐसी भगदड़ मची कि 11 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान में अनाज की तंगी है, साथ ही बढ़ती महंगाई के चलते जनता सब्जियां तक नहीं खरीद पा रही है। रमजान में पाकिस्तान की बदहाली पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। खुद को सुपर पावर कहने वाले पाकिस्तान में बदहाली का आलम यह है कि जनता रोटी रोटी के लिए तरस रही है। ये तस्वीरें कराची की हैं, जहां पानी से भरी इस गली में जनता मुफ्त राशन के लिए लाइन लगाए खड़ी थी। राशन की छीन झपट में भगदड़ मच गई और 11 लोगों की मौत हो गई। कराची की भगदड़ में 11 लोग मारे गए, 50 से ज्यादा जख्मी हो गए।
घायलों के लिए अस्पतालों में इलाज करने तक का बंदोबस्त पाकिस्तान सरकार के पास नहीं है। इस्लामाबाद हो या कराची, हालात यही है। जनता रोटी रोटी के लिए परेशान है। रमजान के महीने में लोगों के पास सहरी और इफ्तार तक के लिए आटा नहीं है। जिनके पास आटा खरीदने की आर्थिक ताकत है वो सिस्टम से परेशान है। कराची सहित कई शहरों में गैस सप्लाई ठप हो गई है। दिन में कुछ घंटे ही गैस सप्लाई हो रही है। लोग सहरी और इफ्तार के लिए खाना नहीं बना पा रहे हैं। लकड़ियां जलाकर लोग खाना पका रहे हैं। पाकिस्तान की महंगाई पहले ही आम जनता का खून चूस रही थी। अब रमजान में आम पाकिस्तानियों के लिए गुजारा मुश्किल होता जा रहा है। पाकिस्तान के कई इलाकों में सब्जी और फलों की कीमत 1000 पाकिस्तान रुपए तक पहुंच गई है। नींबू का दाम पाकिस्तानी रुपए में 800 रुपए किलो पहुंच गया है। लहसुन 640 रुपए किलो के भाव बिक रहा है। टमाटर 120 रुपए प्रति किलोग्राम है, जबकि तोरई का दाम 140 रुपए किलो पहुंच गया है। रमजान में खरबूजे का दाम बढ़कर 250 रुपए के पार चला गया है। केले का दाम 250 रुपए दर्जन हो गया है। पाकिस्तान की आर्थिक हालात सुधरने के लिए सरकार को ना फंड मिल रहा है ना लोन। ऐसे में देश की संपत्तियों को बेचकर पाकिस्तान सरकार देश चलाने लायक पैसे जुटा रही है। कंगाली से जूझ रहा पाकिस्तान कराची, लाहौर और इस्लामाबाद हवाई अड्डों को कतर के हाथों में सौंप सकता है। पाकिस्तानी सरकार ने इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। पाकिस्तान का आर्थिक संकट ऐसा है कि पानी नाक तक पहुंच चुका है। बर्बादी के इस भंवर से निकलना बहुत मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।